हरित वन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो मोबाइल थे, न मशीनें, और न ही शोरगुल भरे शहर। तब धरती पर एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था, जिसका नाम था हरितवन। ये जंगल इतना घना और विशाल था कि उसके बीचों बीच सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। लेकिन फिर भी वहां का वातावरण हमेशा सुगंधित और शांत रहता था। हरितवन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था। वहां कुछ अद्भुत और रहस्यमयी चीजें भी थी, जैसे बोलने वाले पक्षी, नीले रंग के हिरण, और एक तालाब जो रात में चांद की रोशनी से चमकने लगता था। उस तालाब को लोग नीलकमल तालाब कहते थे। नीलकमल तालाब अपने नाम के अनुरूप था। उसकी सतह पर हमेशा नीले कमल खिले रहते थे। आसपास रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे। गांव वाले अक्सर कहते, इस तालाब का पानी अमृत है। जो इसे पी ले, उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। तालाब के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिन पर बैठकर जानवर धूप सेंकते थे। पास ही एक चमत्कारी पेड़ था, जिसे सब कल्पवृक्ष कहते थे। ऐसा माना जाता था कि जो सच्चे दिल से उसके नीचे बैठकर कुछ मांगे, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन फिर हुआ एक बदलाव। एक दिन हरितवन में कुछ अजनबी आए। वे इंसान थे, कुछ शहरों से आए व्यापारी। वे जंगल के बेशकीमती पेड़ों को काटने आए थे। उन्होंने पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चलानी शुरू की। बड़े बड़े ट्रक लेकर वे आए और जंगल की हरियाली को नुकसान पहुंचाने लगे। उनका लालच यही नहीं रुका। उन्होंने तालाब के पास के एक छोटे इलाके को खुदवाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने जमीन के नीचे खनिज और रसायन ढूंढे। खुदाई के दौरान उन्होंने जो जहरीला रसायन निकाला, वो उन्होंने तालाब में बहा दिया। धीरे धीरे नीलकमल तालाब का पानी काला पड़ने लगा। कमल मुरझा गए, मछलियां मरने लगीं, और जो पक्षी तालाब के किनारे चहचहाते थे, वे अब उड़ गए। तालाब अब नीलकमल नहीं, जहरीला तालाब बन चुका था। हरितवन के जानवर बहुत चिंतित हो गए। हाथी दल के मुखिया गजेंद्र ने कहा, अगर यह चलता रहा तो हम सबको ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। नीली लोमड़ी नीलिमा बोली, हमें कुछ करना होगा। ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, जीवन है। पर कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। उधर गांव वाले भी अब तालाब के पास नहीं जाते थे। बच्चे वहां खेलते नहीं थे। पंडित जी ने घोषणा कर दी कि ये स्थान अब अपवित्र हो गया है। हर कोई दुखी था, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। और फिर एक रात कुछ अलग हुआ। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक आकाश में एक चमकता हुआ तारा टूटा। वो तारा गिरते गिरते एक सुनहरी रेखा में बदल गया और सीधा नीलकमल तालाब के ऊपर आकर ठहरा। फिर उसमें से एक चमकदार आकृति उभरी, एक परी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे थे, उसके बाल सोने जैसे चमकते थे, और उसके कपड़े रेशमी धूप जैसे लगते थे। उसका नाम था सोनपरी। सोनपरी ने अपने चमकते हुए हाथ से तालाब के ऊपर हवा में एक वृत्त खींचा। फिर उसके पंखों से नीली रोशनी निकली जो तालाब में घुलने लगी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी तालाब के पानी से टकराई, वो धुएं में बदल गई। सोनपरी चौंक गई। उसने खुद से कहा, यह तो शुद्ध करने वाला जादू था। लेकिन इस पानी में तो गहरी बुराई समाई है। अगले दिन सुबह होते ही सोनपरी ने सभी जानवरों को एक जगह बुलाया। वहां गजेंद्र, नीलिमा, शेर अर्जुन, तोता मंटू, खरगोश लीला और कई अन्य जानवर आए। सोनपरी ने कहा, इस तालाब को ठीक करना आसान नहीं होगा। इसकी गहराई में इंसानी लालच और जहर छिपा है। अगर इंसान खुद इसे ठीक करने की पहल नहीं करेंगे, तो मेरा जादू भी बेअसर होगा। गजेंद्र बोला, लेकिन हम क्या करें सोनपरी? इंसानों से तो हम डरते हैं। सोनपरी मुस्कुराई। हर बदलाव एक छोटी कोशिश से शुरू होती है। हमें उस इंसान को खोजना होगा जो सच्चे मन से प्रकृति से प्रेम करता हो। वही हमारी मदद कर सकता है। हरितवन के किनारे पर बसे गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। वह बहुत ही संवेदनशील, दयालु और प्रकृति प्रेमी था। जब तालाब जहरीला हुआ, तो वही सबसे ज्यादा उदास हुआ। वह रोज तालाब के पास बैठकर पुराने दिनों को याद करता। उसकी दादी बताया करती थी कि वहां पहले मछलियां हाथ से दाना खा लेती थी। एक दिन जब आरव तालाब के पास बैठा था, उसने अपने सामने एक रंगीन तितली को देखा जो कुछ देर बाद एक प्रकाश में बदल गई। उसके सामने सोनपरी खड़ी थी। आरव डर गया, पर सोनपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। अगर तुम सच्चे मन से इस तालाब को बचाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूं। सोनपरी ने आरव को एक जादुई शीशी दी। ये है आशा की बूंद। अगर तुम इसे तालाब में डालो, तो इसकी शक्ति काम तभी करेगी जब लोग अपने कर्मों को सुधारने की कसम खाएं। आरव बोला, मैं गांव वालों से बात करूंगा। वो शीशी लेकर गांव लौटा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, अरे एक बच्चा तालाब को साफ करेगा? परिवरी की बातें बच्चों के खेल हैं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। आरव की शुरुआत। अगली सुबह आरव ने अपनी मां से थोड़े रंग, चार्ट पेपर और कुछ पुराने लकड़ी के पट्टे मांगे। वो पूरे गांव में घूम घूमकर पोस्टर और तख्तियां लगाने लगा।
तालाब को जहर नहीं, प्यार दो। हर पेड़ हमारा रक्षक है। हम सुधरेंगे तो प्रकृति मुस्कुराएगी। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कई बुजुर्ग बोले, आजकल के बच्चों को फालतू की परीक्षाओं पर विश्वास है। पर आरव रुकने वालों में से नहीं था। आरव सीधे गांव की पंचायत में गया, जहां बुजुर्ग और प्रधान बैठे थे। वहां पहुंचकर उसने सोनपरी से हुई बात और तालाब की सच्चाई विस्तार से बताई। प्रधान जी बोले, बेटा, तुम्हारा जज्बा अच्छा है, लेकिन ये जादू टोना की बातें बचपन की कहानियां लगती हैं। आरव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो क्या हम यूं ही उस तालाब को मरता हुआ देखते रहेंगे? अगर हम खुद सुधार नहीं करेंगे तो कोई परी भी उसे नहीं बचा सकती। एक पल को पंचायत में सन्नाटा छा गया। उस रात आरव तालाब के पास बैठा था। सोनपरी फिर आई। क्या तुम हिम्मत हारने लगे हो, आरव? आरव बोला, नहीं, लेकिन अकेले इतना कुछ करना मुश्किल है। सोनपरी ने अपनी छड़ी से एक वृत्त बनाया और उसमें जंगल के पुराने दृश्य दिखने लगे। नीले कमल, खेलते बच्चे, उड़ती तितलियां। याद रखो, सोनपरी बोली, हर बड़ा बदलाव एक अकेले की सोच से शुरू होता है। बाकी तो उसकी लहरें हैं। फिर उसने आरव को एक नई शक्ति दी, सुनहरी ध्वनि। जब वह अपनी बांसुरी से एक खास सुर बजाएगा तो आसपास के जानवर और पक्षी उसकी मदद के लिए आएंगे। अगली सुबह आरव तालाब के किनारे बैठा और अपनी बांसुरी पर वह विशेष धुन बजाई। थोड़ी ही देर में जंगल की ओर से चहचहाते पक्षी, हिरण, खरगोश और यहां तक कि नीलिमा लोमड़ी भी आ गई। गांव के बच्चे ये देखकर चकित रह गए। वे दौड़कर आरव के पास आए। क्या ये सब तुमने बुलाया? आरव मुस्कुराया, नहीं, ये सब उस तालाब के पुराने दोस्तों में से हैं। वो इसे फिर से जीवित करना चाहते हैं। बच्चे भी अब जुड़ने लगे। उन्होंने पास की कूड़ेदान साफ की, टूटी हुई नाव की मरम्मत की और पुराने झूले फिर से टांगे। आरव ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई, हरित सेना। उन्होंने अपने लिए नियम बनाए। 1. हर सप्ताह तालाब की सफाई। 2. पेड़ न काटने की शपथ। 3. गांव में प्लास्टिक का उपयोग बंद। 4. हर त्योहार पर पेड़ लगाना। बच्चों का उत्साह देखकर अब कुछ बड़े लोग भी प्रभावित होने लगे। हरित सेना ने अब तालाब बचाओ अभियान शुरू किया। गांव के चौक पर नुक्कड़ नाटक हुआ, कविता प्रतियोगिता हुई, जल है जीवन विषय पर, और आरव ने सोनपरी की कहानी सबके सामने प्रस्तुत की। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे। एक बुजुर्ग दादी ने आकर कहा, बेटा, मैं भी रोज सुबह यहां सफाई करने आऊंगी। अब वो दिन आया जब आरव को सोनपरी की दी हुई आशा की बूंद तालाब में डालनी थी। लेकिन उसने सबको बुलाकर पहले एक बात कही, ये जादुई शीशी तभी काम करेगी जब हम सब सच्चे मन से पर्यावरण की रक्षा करने की कसम खाएं। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और सबने हाथ जोड़कर शपथ ली। हम अब कभी पेड़ नहीं काटेंगे बिना जरूरत के। हम कूड़ा जल में नहीं फेंकेंगे। हम प्रकृति को मां मानकर उसकी रक्षा करेंगे। आरव ने शीशी का ढक्कन खोला और बूंद तालाब में डाली। कुछ पल तो कुछ नहीं हुआ। फिर पानी की सतह पर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गई। तालाब की सतह पर वर्षों बाद एक नीला कमल खिला। बच्चों ने ताली बजाई और लोगों की आंखों में आंसू थे। पानी का रंग थोड़ा हल्का हुआ और उसमें से दुर्गंध कम हो गई। सोनपरी दूर से सब देख रही थी। उसने हवा में हाथ हिलाकर आरव को सलाम किया, अब तुम्हारा रास्ता सही है। आगे की राह कठिन है, पर तुम अकेले नहीं हो। अब हर सुबह हरितसेना तालाब के किनारे पहुंच जाती। आरव के साथ गांव के बच्चे, महिलाएं और कुछ बुजुर्ग सफाई में जुट जाते। कोई जाल से पानी की सतह से प्लास्टिक निकालता, कोई कूड़े के ढेर हटाता, कई बच्चे किनारे पौधे लगाते और पानी देते। एक बच्चा बोला, हमारे स्कूल में भी तालाब की फोटो लगेगी। दूसरे ने कहा, अब तो ये हमारा खेल का मैदान बन रहा है। आरव ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के स्कूल में प्रकृति पाठ शुरू हो। जब तालाब साफ होने लगा तो गांव की महिलाएं वहां फिर से पूजा करने लगी। तालाब के किनारे पर दीपक जलाए जाने लगे। कुछ बुजुर्ग वहां बैठकर रामायण सुनाने लगे। बच्चों ने रंगोली बनाई। गांव के पंडित जी ने भी सभा में घोषणा की, अब ये तालाब फिर से पवित्र हो गया है। यह इंसान और प्रकृति की एकता का प्रतीक है। एक दिन बच्चों ने देखा कि पानी में कुछ मछलियां तैर रही हैं। देखो देखो, मछलियां वापस आ गईं। कुछ दिनों में केचुए, मेंढक और जलपक्षी भी दिखने लगे। तालाब के किनारे लगे पौधे अब हरियाली से लहराने लगे। कमल के फूलों की संख्या भी बढ़ने लगी। गांव के एक बुजुर्ग बोले, मैंने सोचा नहीं था कि अपनी आंखों से ये दिन देखूंगा। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में सबसे उजला था, सोनपरी फिर प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेजस्वी दिख रही थी। आरव और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। सोनपरी बोली, तुम सबने दिखा दिया कि परिवर्तन संभव है। ये तालाब अब फिर से नीलकमल तालाब बन चुका है। उसने अपनी छड़ी उठाई और तालाब के ऊपर घुमाई।
एक विशाल नीला कमल हवा में उगाया और फिर तालाब के बीचों बीच जाकर धीरे से पानी पर तैरने लगा। यह मेरा उपहार है, ये कमल कभी नहीं मुरझाएगा। यह इस बात का प्रतीक होगा कि जब मनुष्य प्रकृति से प्रेम करता है तो जादू होता है। अब हर साल गांव में नीलकमल उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन लोग तालाब के किनारे दीप जलाते, पेड़ लगाते और बच्चों को सोनपरी की कहानी सुनाते। गांव का नाम भी बदल गया, हरितपुर। सरकार ने भी गांव को हरित प्रेरणा ग्राम घोषित किया। आरव अब बड़ा हो गया था। वो पर्यावरण विज्ञान पढ़ने के लिए शहर गया, लेकिन हर छुट्टी में वो गांव लौटता, बच्चों को सिखाता और नए नए अभियान चलाता। उसने गांव में एक पुस्तकालय खोला, नाम रखा सोनपरी ज्ञानालय। वहां बच्चों को पर्यावरण, विज्ञान और नैतिक कहानियां पढ़ाई जाती। एक दिन आरव तालाब के पास बैठा हुआ था, तभी सोनपरी अंतिम बार प्रकट हुई। उसने कहा, अब इस धरती को तुम्हारे जैसे संरक्षकों की जरूरत है। मेरा काम पूरा हुआ। मैं आगे नए जंगलों, नई नदियों की ओर जाऊंगी, लेकिन जब भी लोग दिल से प्रयास करेंगे मैं लौटकर जरूर आऊंगी। फिर वह एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। नीलकमल तालाब अब सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी अब दूर दूर तक फैली। दूसरे गांव भी इससे सीख लेकर अपने तालाबों, जंगलों और नदियों को बचाने लगे। नई पीढ़ी और नया संकट। वर्ष बीत गए। आरव अब एक 28 वर्षीय पर्यावरण वैज्ञानिक बन चुका था। वो न केवल अपने गांव में काम करता, बल्कि पास के कई गांवों को भी जागरूक करता। उसने एक अभियान शुरू किया, जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन, जिसमें सैकड़ों युवा जुड़ गए। गांव की गलियां अब साफ सुथरी थी। हर घर के सामने पौधे थे। स्कूल के बच्चों को पेड़ गोद लेने की जिम्मेदारी दी जाती। आरव अक्सर बच्चों से कहता, हर पेड़ एक दोस्त है और हर बूंद एक आशीर्वाद। गांव में एक 12 साल की लड़की थी, नंदिनी। वो बहुत होशियार, जिज्ञासु और साहसी थी। उसके दादा दादी ने उसे बचपन से ही सोनपरी और तालाब की कहानी सुनाई थी। वो अक्सर तालाब के पास बैठकर कल्पनाएं करती, काश मैं भी एक दिन सोनपरी से मिल सकूं। वो रोज सोनपरी की तस्वीर बनाती, कविताएं लिखती और तालाब में कमल को देखते देखते मुस्कुराती। एक दिन नंदिनी ने आरव से पूछा, क्या सोनपरी अब कभी नहीं लौटेगी? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, वो हमेशा हमारे बीच होती है, पर हमें उसकी मौजूदगी महसूस करनी होती है। एक अमावस्या की रात, जब आसमान काला था और चारों ओर सन्नाटा फैला था, नंदिनी अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे दीप जलाने गई। उसे तालाब के एक कोने में कुछ चमकती हुई रेखा दिखाई दी, जैसे चांदी की एक पतली लकीर। वो सब कुछ छोड़कर उसकी ओर भागी। वहां उसे एक पत्थर दिखा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जहां नई पीढ़ी खुद को समझेगी, वहां पुराना जादू फिर से जगेगा। नंदिनी ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक छोटा जादुई संदूक दबा था। संदूक के भीतर एक पुरानी, चमकीली चिट्ठी थी। उस पर सोनपरी की हस्ताक्षर थी। उसमें लिखा था, मैं जानती थी, एक दिन एक नया नायक या नायिका आएगा जो न सिर्फ तालाब को बचाएगा, बल्कि इस धरती को नई दिशा देगा। ये संदूक उस पीढ़ी के लिए है जो सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से दुनिया बदलेगी। साथ में एक जादुई बीज और एक सुनहरी सीटी रखी थी। आरव ने बीज को देखा और बोला, यह कोई साधारण बीज नहीं, ये कल्पवृक्ष का अंतिम बीज है। सोनपरी ने लिखा था कि जहां ये बीज लगाया जाएगा, वहां जीवन और चेतना की सबसे सुंदर ऊर्जा जन्म लेगी। और वो सीटी, जब भी प्रकृति को खतरा होगा और कोई बच्चा इसे सच्चे दिल से बजाएगा, तो आसपास की प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। नंदिनी ने बीज को गांव के बीच में एक विशेष स्थान पर लगाया, तालाब के पास एक चबूतरे पर। हर सुबह बच्चे वहां जल अर्पण करते, गाना गाते और कहानी सुनते, लेकिन हर कहानी में नया मोड़ आता है। अब पास के शहरों में एक औद्योगिक परियोजना शुरू होने जा रही थी, हरितवन हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें जंगल काटे जाने वाले थे। आरव को खबर मिली कि कुछ कंपनी वाले नीलकमल तालाब के आसपास की जमीन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पंचायत से संपर्क किया, लेकिन कई लोग अब पैसों के लालच में थे। गांव में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग बोले, हमें विकास चाहिए, हम कब तक पेड़ पौधे से ही चिपके रहेंगे? नंदिनी गुस्से से तमतमा गई। उसने स्कूल में एक भाषण दिया, विकास का मतलब प्रकृति की हत्या नहीं है। अगर ये तालाब फिर से जहरीला हुआ, तो क्या हम दोबारा सोनपरी को बुला सकते हैं? उसकी बातों ने गांव के युवाओं को झकझोर दिया। उन्होंने मिलकर एक डिजिटल अभियान शुरू किया, #SaveNeelkamal। पोस्टर, वीडियो, इंटरव्यू और नंदिनी की कविता, नीला कमल फिर रोया, वायरल हो गई। सरकार ने जनता की मांग पर सार्वजनिक सुनवाई बुलाई। नंदिनी, आरव और गांव के बच्चे गांव की ओर से बोलने गए।
उन्होंने पुरानी तस्वीरें, सोनपरी की चिट्ठी की कॉपी और नीलकमल तालाब का नया रूप दिखाया। सब चुप हो गए। सरकारी अफसरों ने कहा, हम इस परियोजना को रद्द करते हैं। नीलकमल तालाब और उसका परिवेश संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उस रात नंदिनी और आरव जब तालाब के पास गए, उन्होंने देखा कि जहां बीज लगाया था वहां से एक चमकदार पौधा उग चुका है। उसके पत्ते रेशम जैसे थे और उस पर एक हीरा जैसा फूल खिला था। सोनपरी की आवाज हवाओं में गूंजी, नई पीढ़ी ने अपने कर्मों से मेरी उपस्थिति महसूस कराई। जब तक ऐसे बच्चे रहेंगे, धरती हमेशा मुस्कुराएगी। नंदिनी और गांव के बच्चों ने सोनपरी की चिट्ठी और जादुई बीज को खोज निकाला। गांव ने मिलकर नीलकमल तालाब को बचाया और वह एक संरक्षित स्थल घोषित हुआ। अब कल्पवृक्ष का अंकुरण हो चुका है। कल्पवृक्ष का पौधा हर दिन बदलने लगा। उसकी पत्तियां चांदनी में चमकती और हर सुबह उस पर ओस की बूंदों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते। गांव के लोग रोज सुबह वहां आकर ध्यान करते, जल चढ़ाते और बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा दी जाती। गांव की हवा और जल और अधिक शुद्ध हो गए। लोग बीमारियां भूल गए। खेती में 3 गुना फसल होने लगी। आसपास के गांवों में चर्चा शुरू हो गई, हरितपुर में कोई जादू है। एक दिन कल्पवृक्ष के नीचे से एक नई चमकदार जड़ निकली, जिसमें एक पत्र छिपा हुआ था। नंदिनी और आरव ने उसे खोला। उसमें सोनपरी का एक और संदेश था। कल्पवृक्ष अब समय के रहस्यों को देखने लगा है। ये पेड़ न केवल वर्तमान को सुधारेगा, बल्कि भविष्य को भी दिशा देगा। लेकिन याद रखना, प्रकृति की रक्षा सतत प्रयास मांगती है। साथ ही एक विशेष शिला पर यह उकेरा हुआ था, जब पृथ्वी पर फिर से अंधकार छाएगा, जब लोग मशीनों से ऊपर उठकर भावनाओं की ओर लौटेंगे, तब यह वृक्ष अगली पीढ़ी को जगाएगा। समय बीतता गया। आरव अब 40 का हो चुका था। वो एक जाना माना पर्यावरण वैज्ञानिक बन गया था और संयुक्त राष्ट्र में इको ग्लोब अवार्ड से सम्मानित हुआ। पर दुनिया में बाकी जगह हालात अच्छे नहीं थे। जंगल कटते जा रहे थे। नदियां सूखने लगी थी। मौसम अनियमित हो गया था। कई देशों में पीने का पानी भी मुश्किल हो गया था। आरव को चिंता थी कि कहीं फिर से ये दुनिया नीलकमल तालाब जैसी न हो जाए। नंदिनी अब 22 साल की युवती बन चुकी थी। उसने विज्ञान, पर्यावरण और अंतरिक्ष अनुसंधान में शिक्षा ली थी। उसने कल्पवृक्ष से प्रेरणा लेकर एक विशेष ग्रीन एनर्जी ड्रोन विकसित किया, जो हवा से प्रदूषण सोख सकता था। इस तकनीक से भारत सरकार प्रभावित हुई और हरितपुर में पृथ्वी रक्षा केंद्र की स्थापना हुई, जिसकी निदेशक बनी नंदिनी। कल्पवृक्ष अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी जड़ें गांव की सीमाओं से बाहर फैलने लगीं। उसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकलती थी, जो बिजली, पानी और हवा को शुद्ध रखने में मदद करती। गांव के सभी घरों में कल्पवृक्ष ऊर्जा यूनिट लगाई गई, जिससे कोई बाहरी बिजली या ईंधन की जरूरत नहीं रह गई। लोग अब उसे धरती का दिल कहने लगे। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव कल्पवृक्ष के नीचे एकत्रित हुआ, वहां अचानक एक मधुर राग बजा। पेड़ की शाखाओं में सुनहरी किरणें तैरने लगी। हवा में सोनपरी की आवाज गूंजी, अब तुम सब मेरे बिना जीना सीख गए हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म अब स्वयं प्रकाश बन चुके हैं। कल्पवृक्ष अब तुम्हारा संरक्षक है। लेकिन याद रहे, जब भी कोई लालच, हिंसा या स्वार्थ इसे छुएगा, यह मौन हो जाएगा। और फिर सोनपरी की आभा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव के लोगों ने फिर से एक साथ शपथ ली, हम कल्पवृक्ष की रक्षा करेंगे, हम हर जल स्रोत को सम्मान देंगे, हम आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी सुनाएंगे, ताकि वे भी जान सके कि जादू सिर्फ परियों में नहीं, हमारे कर्मों में भी होता है। अब हर वर्ष कल्पवृक्ष दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें नई पीढ़ी को पर्यावरण का पाठ पढ़ाया जाता। नंदिनी अपने अनुभव साझा करती और स्कूल के बच्चे एक एक पौधा लगाकर उसके साथ एक कविता पढ़ते। हम वही बीज हैं जो धरती को रंग देंगे। हम वही दीप हैं जो भविष्य को संग देंगे। सोनपरी चली गई, लेकिन उसका जादू जीवित है। नीलकमल तालाब अब सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, एक चेतना है। कल्पवृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये प्रकृति की आत्मा है। नंदिनी, आरव और हर बच्चा जो एक पौधा लगाता है, वही सोनपरी की संतान है।